ठीक है, वैसे आ जाएंगे। ठीक, गुड मॉर्निंग क्लास। भैया देखो, मैं तो सीधी सी बात है, क्या होता है विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया एक चीज होती है, कौन सी? सुबह का टाइम। और सुबह का टाइम तुम लोग उठना नहीं चाहते। तुम लोग की वजह से मुझे भी उठ देखा था क्या होता है। अब मेरी भी आदत तुम लोगों ने खराब कर रखा है। पहले 6 बजे सुबह लेता था, सही बता रहा, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था सुबह गुड मॉर्निंग बोलने का। और सही बता रहे, वही आदत बढ़ गई है भैया। सही बता रहा, मन करता है कि गुड मॉर्निंग बोलूं, है, पर होता क्या, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो। तो भैया मैं सभी साथियों के, जितने भी साथी आ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरी बात, अब तो मैं चाहे चाहे वो दोपहर हो चाहे सुबह हो, गुड मॉर्निंग ही बोलूंगा। क्यों? मेरे बच्चे, विद्यार्थी कभी सोता ही नहीं। और जब विद्यार्थी कभी सोता नहीं, तो भैया क्या है, सिंपल सी बात है, यदि विद्यार्थी आपका सोएगा नहीं तभी तो पढ़ेगा। तो विद्यार्थी के लिए कब सोना मना है भाई? कब तक? जब तक यदि बात की जाए सिलेक्शन न हो जाए। ठीक है ना? तो जितने प्यारे साथी हैं, जल्दी से आ जाइए और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे देखा था कि आप थोड़ा सा इवेंट बेहतरीन हो जाए और साथ में हम कुछ बेहतरीन कर सके। थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। तो यार देखो, मेरा बड़ा मन करता था कि भैया सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग क्लास ऐसे बोलने का, पर तुम लोगों ने क्लास लगा रखी है ऐसी, भैया कर सकते हैं, पूछो नहीं भाई साहब। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं वो समय कब आता है कि तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलूं। हैं, शाम को बोल दो गुड मॉर्निंग तो नाराज हो जाएंगे, अरे सर अभी तो देखो शाम हो गई, आप गुड मॉर्निंग चक्कर में पड़े हैं। हाँ, दोपहर हो गई, देखो गुड मॉर्निंग के चक्कर में पड़े हैं। पर भैया सही बता रही, ये पता नहीं वर्ड मुझे क्यों एक एनर्जी देता है। और आप में से शायद कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़े होंगे जानते होंगे, मैं सुबह 6 बजे क्लास लेता था, और यदि एग्जाम्स आ गए तो सुबह 4 बजे सुबह भी क्लास लिया है। अब वो आदतें जैसे भी छूटने के बाद थोड़ी सी अजीब महसूस होता था, मन करता गुड मॉर्निंग बोलूं। चलो कोई बात नहीं, वो विश भी हो सकता है पूरी हो जाए। अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने साथी हैं जल्दी से आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं भाई सही बता रहा, एक पक्षपात नहीं करने वाला। नाम ले लो किसी का तो दूसरे कहते हैं क्या सर, सिंपल सी बात है, आप मेरा नाम नहीं लेते तो भैया क्या करेंगे, इससे बेहतर है मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो चलिए जितने भी साथी हैं जल्दी से आ जाइए कि सेशन को बेहतरीन तरीके से हम क्या करें, स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और भैया केमिस्ट्री जो चल रही थी, हम सोचे कि भैया थोड़ा सा सब्जेक्ट आज चेंज कर दिया जाए। तो आज मैं ले आया हूं फिजिक्स के, क्योंकि आप क्वेश्चन ही देख के समझ गए होंगे क्वेश्चंस कौन है। तो भैया आज के क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, और देखो एकदम प्यारे प्यारे अच्छे वाले क्वेश्चन लाए हो अपने बच्चों के लिए। तो देखो मेरे बच्चे, यदि बात कीजिए अच्छे उत्सर्जक, ठीक है ना, यदि बात कीजिए अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? स्टेफेंस का है, बर्नौली का है, न्यूटन का है, किरचॉफ का। तो भैया कह सकते हैं गुड इमिटर्स आर द गुड एब्जॉर्बर, दिस इज अ लॉ गिवन बाय, मतलब ये जो नियम है इनमें से बात की जाए किस वैज्ञानिक के द्वारा, जो भी आपका क्या किया गया, दिया गया। तो भैया जल्दी से बता दीजिए किस साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ये लॉज में से एक है। और याद रखिए कि जो मान लीजिए सिंपल सी बात आपको कहूं, जैसे ये मान लीजिए कह सकते हैं ब्लैक बॉडी है, मतलब ब्लैक बॉडी मतलब पूरी काली कर दी गई। ये क्या है, सिंपल सी बात है, एक ब्लैक बॉडी है। इस ब्लैक बॉडी पे जितने भी कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य की, जो भी मतलब रेडिएशंस पड़ेंगी, जिस भी तरंग दैर्ध्य की, ये अब्जॉर्ब करने के बाद जब इसको गर्म करना बंद करेंगे तो क्या करेगा, ये जितने वेवलेंथ की कह सकते हैं तरंग, वो क्या नाम है, वेव, ये अब्जॉर्ब करेगा सबको। ये क्या करेगा, वो सबको धीरे धीरे क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, परंतु यही यदि कह सकते हैं कि यदि कोई कह सकते हैं व्हाइट या सफेद रंग की चीज है,
तो वो क्या करेगी, सिंपल सी बात है, चीजों को एब्जॉर्ब करने के बजाय वो क्या करेगी, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये नियम मेरे बच्चे किसका है, सिंपल सी बात कर सकते हैं, किरचॉफ्स का लॉ है मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए। और यदि बात की जाए बर्नौली जो थ्योरम है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब कर सकते द्रव गतिकी मतलब से संबंधित है। और बर्नौली थ्योरम का एक फेमस एग्जांपल है कौन सा, एरोप्लेन का टेक ऑफ मतलब एरोप्लेन का उड़ना। दूसरा यदि बात की जाए न्यूटन लॉ, जानते ही हो, कई हैं आपके, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। रहे बात स्टेफेंस ने कहा था कि जो भी कर सकते ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब इमिट करता है या जो भी मतलब रेडिएशन इमिट करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 के। ठीक है ना, मतलब जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ज्यादा वो रेडिएशन को इमिट करेगी, उत्सर्जित करेगी। ठीक है, आओ तो आज प्यारे प्यारे वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाए जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इनमें से बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, कह सकते हैं क्या, हीट। बताइए इनमें से सबसे अच्छा यदि बात की जाए, कह सकते हैं क्या, हीट, ये कह सकते हैं उष्मा का अच्छा संचालक, ये सुचालक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बी। अभी मैं कहता यहां पे क्या, अभी मैं कह देता आपको कि इलेक्ट्रिसिटी, तुरंत आप आंसर दे देते, एकदम दौड़ के आंसर देते। तो मेरे बच्चे की बात की जाए तो देखो भैया, उष्मा का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो भैया गर्म पानी क्या होगा, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा। परंतु यदि यही बात की जाती कि भैया इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का, तो इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, आश्रित जल मतलब डिस्टिल वाटर से, ये क्या होगा, ये बेस्ट कह सकते हैं कंडक्टर, ये बेस्ट, इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता। क्या होता, विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा सुचालक होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो मेरे बच्चे होता है क्या, समुद्री जो जल होता है इसमें बेसिकली यदि बात की जाए तो NaCl ये बहुत अच्छी मात्रा में, ये समुद्री जल में जो NaCl होगा ये सोडियम आयन, और यदि बात की जाए क्लोराइड आयन में टूट चुका है, जिससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा अच्छे से फ्लो करेगी। ठीक है, चल चले बच्चा, चल अगला देखो मेरे बच्चा, उष्मा का एसआई मात्रक कौन सा है, वाट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। तो जितने साथी जुड़ जा रहे हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एग्जामपुर पे। ठीक है ना, तो चलिए, तो भैया इस चैनल पे सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। उष्मा की बात की जाए एसआई मात्रक क्या है, वाट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। अब देखो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। चैनल पे सभी साथी, चलिए जल्दी से आ जाइए। तो जो साथी अभी तक नहीं जुड़े भैया, सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर कर दो कि और साथी जुड़ जाए। ठीक है ना, और मेरे बच्चे यदि बात की जाए कि उष्मा के स्थायी मात्रक मेरे बच्चे क्या होगा, जूल होगा। न्यूटन किसका होगा, न्यूटन मेरे बच्चे दो चीज का हो सकता है, एक कर सकते हैं वेट मतलब भार, इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दूसरा यदि मेरे बच्चे यदि बात करें तो फोर्स या बल की यूनिट भी न्यूटन होती है। मेरे बच्चे वाट यदि किसकी होती है, तो वाट मेरे बच्चे पावर, या इसे मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, पावर या शक्ति या सामर्थ्य, इनकी जो यूनिट होती है ये। एम्पियर यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कर सकते हैं वैद्युत धारा को इसमें मापा जाता है इस यूनिट में। ठीक है, तो आंसर मिल चुका है, ये आपका किसका होगा, उष्मा का। उष्मा का ही नहीं, यदि बात की जाए जो जूल यूनिट है, ये उष्मा के अलावा मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं एनर्जी मतलब ऊर्जा की भी यूनिट या इकाई है। इसके अलावा यदि बात करें तो मेरे बच्चे वर्क या कार्य की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चले, चलिए अगला मेरे बच्चे,
प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, मतलब जो लाइट होता है इसका कह सकते हैं नेचर कैसा होता है। जो लाइट है मेरे बच्चे, इसका नेचर किस तरह का होगा, बताइए। जो लाइट है इसका नेचर कैसा होता है। पहला है ये तरंग के समान होती है, लाइक वेव, लाइक पार्टिकल्स, सेम एज बोथ एंड पार्टिकल्स, मतलब ये कह सकते हैं तरंग और कण दोनों के समान। डी इनमें से बात कीजिए, नॉन ऑफ द अबव। बताइए लाइट की नेचर कैसा होता है मेरे बच्चे, सोचिए, विचारिए, समझाइए। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो मेरे क्या कर सकते हैं, लाइट आपके यदि बात कर सकते हैं ड्यूअल नेचर शो करता है। और लाइट ही क्यों, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं ये मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं द्वैत प्रकृति की हैं। द्वैत मतलब एक ही जीव में दो अलग अलग लक्षण पाए जाना, ये द्वैत की प्रकृति है, ठीक है ना। सॉरी। तो लाइट मेरे बच्चे वेव या तरंग की तरह काम करती है, और दूसरा कह सकते हैं कण की तरह। कण की तरह मतलब कैसे पता चला, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने, तो मेरे बच्चे कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पता चलता है क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये प्रकाश वैद्युत के लिए क्या, दो का नहीं एक का, अच्छा इसमें चलो मेरे बच्चे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था। मैंने फोन में मैं भी देखता रहता हूँ ना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती बच्चों की, कई बार कमेंट नहीं देख पाता, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे बच्चे क्या, मैं देख रहा था कि यार अचानक वॉइस थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही थी, कुछ होगा इश्यू, क्या कर सकते हैं बेटा। आप देखो इंटरनेट वो सब इंसान ने बनाया, इंसान खुद को तो स्वस्थ रखना पाता, तो चीजों में तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या, एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेरे बच्चे की बात की जाए तो क्या दिया गया था, सिंपल सी बात है नोबेल प्राइज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या कह सकते हैं सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उन्हें नहीं दिया गया था, ये याद रखिएगा। दूसरी बात की जाए वेव या तरंग नेचर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे एक नहीं कई चीजें हो सकती है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये कुछ आपकी प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की जो घटना है, और यदि बात कर सकते हैं मेरे बच्चे क्या, विवर्तन। और भी है, मैंने ज्यादा नहीं लिखा। ये जो घटनाएं हैं ये मेरे किसके, वेव या तरंग प्रकृति के हैं, ठीक है। तो भैया हम यही सोचते हैं कि भाई कैसे भी आपकी क्लास खराब ना हो, ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए थोड़ा सा मैंने देखा। तो उम्मीद करता हूं भैया सबको समझ में आ गया होगा फोर्थ का सी। आगे इतना समझाने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है,
ये नहीं कि बस अब मैंने क्वेश्चन करना है, अरे भाई इसका ये आंसर, ना तुम पूछ ना सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? तो इसलिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात, कांच, पानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसमें यदि बात कर सकते हैं क्या? जो लाइट की स्पीड है मैक्सिमम, अधिकतम होती है। जल्दी से बता दीजिए, इनमें से यदि बात की जाए किसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम या अधिकतम होती है? कोई आंसर, कोई विचार? बताइए। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो मीडियम में जितना ज्यादा, जो मीडियम यदि बात की जाए जितना ज्यादा आपका क्या होगा, मतलब वो कह सकते हैं विरल होगा, या जो माध्यम जितना ज्यादा कर सकते हैं कि उसमें यदि बात की जाए कोई भी मतलब गैस मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होगा, वो मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें प्रकाश के वेग ज्यादा। तो इनमें से देखो सबसे कम मतलब सबसे डेंस, सबसे कम जो भी मतलब ऐसा माध्यम कौन सा है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के अणु कुछ भी ना पाया जाए? तो देखो सबसे सघन माध्यम कौन सा? कांच। तो यदि बात की जाए स्पीड ऑफ लाइट, मेरे बच्चे ग्लास में सबसे कम, इसके बाद किसमें कम होगी? पानी में। इसके बाद सबसे ज्यादा किसमें होगी? वैक्यूम या निर्वात में। ये किसके? लाइट की स्पीड को लेके, प्रकाश की चाल को है। परंतु यही यदि बात की जाती है मेरे बच्चे क्या, स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कह सकते हैं ध्वनि की चाल को लेके यही बात होती। तो मेरे बच्चे इसका क्रम ठीक उल्टा चलता, इसका जो सीक्वेंस है ठीक उल्टा। कांच में सबसे ज्यादा, पानी में इससे कम, निर्वात में बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी कह सकते हैं क्या जो साउंड होती है ये कह सकते हैं क्या, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम या माध्यम चाहिए। ठीक है, अगला प्रकाश यदि बात की जाए किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, ए और सी। मैं किनारे हो जाता हूं थोड़ा सा। चलिए, लाइट यदि बात की जाए किस तरह की जो भी वेव या तरंग है, तो देखो मेरे बच्चे यदि बात की जाए लाइट को, सबसे पहली बात तो लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए नहीं। और ऐसी कौन सी वेव है जिससे आगे बढ़ने के लिए या कहीं पे जाने के लिए मीडियम या माध्यम नहीं चाहिए? वो वैक्यूम या निर्वात में भी जा सकती हैं। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाती है क्या हो सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह काम करेगी। कौन? लाइट या प्रकाश। दूसरा यदि बात की जाए तो लाइट जो होती है ये कह सकते हैं एक और वेव में काउंट होती है, अनुप्रस्थ तरंग। तो यहां पे यदि बात की जाए ए और सी है, तो देखिए यहां पे कौन सा? डी ऑप्शन सबसे बेटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चले चलिए आगे। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? ठीक है, यदि कोई मीडियम का टेम्परेचर या ताप बढ़ाया जाए, तो ये बताइए मेरे बच्चे, यदि मीडियम का टेम्परेचर या ताप यदि हम बढ़ाते हैं, तो मेरे बच्चे ये बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल पे क्या असर होगा? प्रकाश की चाल बढ़ेगी या घटेगी? यदि मीडियम का टेम्परेचर या ताप बढ़ाएंगे तो लाइट की स्पीड या प्रकाश की चाल बढ़ेगी या घटेगी? तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, क्या सर्दियों में प्रकाश धीमे आता है क्या, या धीमे चलता है क्या, या कह सकते गर्मियों में एकदम सुपर फास्ट स्पीड से भेजते हुए निकल जाता है क्या आपको? तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। लाइट की स्पीड टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से इसका कुछ भी लेना देना। गलती से भी मत कहना कि लाइट के स्पीड पे टेम्परेचर का इफेक्ट है। हाँ, यदि स्पीड ऑफ साउंड होती ध्वनि की चाल, तो भैया टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। क्यों? यदि मीडियम का कह सकते हैं टेम्परेचर, जैसे आपके वातावरण का टेम्परेचर हाई है, चारों तरफ से पानी वेपर या वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है, तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंट में
कह सकते हैं नमी की मात्रा बढ़ेगी, और नम वायु में आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। तो भैया याद रखना, ध्वनि की चाल पे टेम्परेचर या ताप का असर पड़ता है, पर लाइट से नहीं पड़ता। लाइट पे टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं। अगला, प्रकाश की यदि बात की जाए गति कितनी होती है, भैया इस क्वेश्चन पे मैं रुकूंगा नहीं। तो मेरे प्रकाश की गति होती है 3 × 10 पावर इतना। और इसको सबसे पहले बताया किसने था? रोमर नाम के साइंटिस्ट ने लाइट की स्पीड या प्रकाश की चाल की गणना की थी। चलिए अगला, रेगिस्तान में यदि बात की जाए मृग मरीचिका बनने का कारण क्या हो सकता है, बताइए। रेगिस्तान में यदि बात की जाए मृग मरीचिका बनने का मेरे बच्चे कारण क्या हो सकता है? मृग मरीचिका जानते हो ना, एक रावण जो था ना, रावण, हमारे जो रावण थे, दशानन जिसे कहते हैं, गाना सुना होगा, दशानन हूं मैं, है। तो जो रावण थे उनके कह सकते मामा जी थे, मारिच थे, ठीक है ना। तो मारिच को उन्होंने कहा, ओ मामा देखो एक काम करो, जाओ भैया तुम भैया श्री राम जी को इधर उधर करो, हम माता सीता को ले आएंगे। माता सीता तो मैं कहूंगा रावण, उन्होंने सीता ही कहा था, पर अंदर से वो माँ को ही, मतलब उनको आदि शक्ति ही मानते थे। ये तो सिर्फ लीला रचाई थी रावण ने, पर उन्हें आदि शक्ति जगदम्बा वो भी मानते थे कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा खुद है। तीनों ने भेजा कि मामा कुछ करके आओ जाओ, कि भैया राम जी हटे, हम सीता को उठा लाएं, है? तो भाई मारिच गए हिरण का रूप लेके, हैं? थे मारिच इंसान, पर वो हिरण का रूप लेके गए। तो भैया यहाँ पे मृग मरीचिका, मरीचिका मतलब झूठा, भ्रम होना, ठीक है ना। तो वहां से भैया मृग मरीचिका को याद रखना। तो मृग मरीचिका की मेरे बच्चे घटना कब होगी? जब यदि बात की जाए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? कि जब लाइट मेरे बच्चे किधर से जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये फैक्ट है, जब लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जाती है, मतलब मेरे बच्चे यदि बात की जाए लाइट आपके कह सकते हैं सघन माध्यम से किधर जाती है? विरल माध्यम। सघन माध्यम वो होता है कि जिसमें यदि कह सकते हैं माध्यम के कह सकते हैं पार्टिकल्स या कण जो भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कह सकते हैं क्या, एक पानी में मिट्टी का घोल है, और एक में और एक मतलब कह सकते हैं एक में मिट्टी का घोल डाल दिया, दूसरे में चीनी डाल कह सकते हैं घोल दिया। तो अब इनमें से यदि बात की जाए कौन सा माध्यम गाढ़ा दिखेगा? डेंसर मतलब थिक या गाढ़ा, कुछ समझो। तो मेरे बच्चे देखो भैया, लाइट यदि सघन से विरल जाएगी तभी ये घटना हो सकती है। दूसरी ये चीजें हो गई ना भाई। तो भैया मृग मरीचिका में क्या होती है? चीजें झूठी दिखती हैं। रेगिस्तान में कई बार होता है कि जो ताड़ का पेड़ यदि बात की जाए सीधा है, वो देखा तो उसकी उल्टी प्रतिबिंब बनती दिखाई देती है। और कई बार पुराने जो खंडहर है जहां देखने जाते हो, वो पुराने खंडहर ऊपर आसमान में दिखते हैं। आप कहते हो लो ये भूतहा खंडहर है, तो भूतहा नहीं है मेरे भाई। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप सड़क पे जाते हो, लगता है सड़क पे पानी फैला पड़ा, पर पास जाते हो, अरे पानी कहाँ गायब हो गया? अच्छा जी, लग रहा है दोपहर में डाइन कुछ कर रही थी। कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आओ, वर्ण विक्षेपण के वजह से बात की जाए तो जो वर्ण विक्षेपण है, इसके वजह से क्या होगा? प्रकाश 7 कलर या 7 रंगों में टूट जाएगा। अपवर्तन जानते ही, उसके वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये घटना वो है जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, सूर्य उगते और डूबते लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो भैया मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं पूरी प्रयास करता हूं कि रिवीजन तुम्हारा कराई दूं। अगला, प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? सॉरी, प्रकाश नहीं यार, थोड़ा लाइट कुछ ज्यादा ही मतलब आंखों पे पड़ रही तो मैं देख नहीं पाया। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बेहतरीन, पर प्रयास तो करो। और थोड़ा लाइक और शेयर कर दो, मैं नाम ना लूंगा, दिल दुखी कर रखा है मेरा तुम लोगों ने, हैं? लाइक और शेयर करते ना हो तो भैया, लाइक और शेयर ना कर रहा हूं, मेरा दिल दुखा पड़ा, मैं ना लूंगा नाम किसी का। तुम सही करो या गलत करो, जाओ, ठीक है। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए आकाश का रंग जो नीला होता है, ये किसके वजह से होता है? मेरे बच्चे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से। यही नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से समुद्र का रंग भी, पानी का रंग भी नीला होता है, ठीक है ना। तो ये है ना। और तुमने गाना तो सुना हो, आज पानी है नीला, नहीं वो ब्लू है ब्लू, हाँ
ऐसे कुछ गाना सुना होगा ना, तुम लोग बहुत सुनते हो। दूसरी बात है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के लिए मेरे बच्चे एक चीज की जरूरत होती है, क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या किसकी? वायुमंडल की। ठीक है ना? अब यदि बात की जाए, यही यदि आकाश, यदि बात की जाए, ये कह सकते हैं आकाश, यदि बात की जाए किसकी? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? तो यही आकाश, यदि बात की जाए अंतरिक्ष यात्री को, काला दिखाई देगा, क्योंकि स्पेस या अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है, कोई गैसें है ही नहीं है। तो भैया अंतरिक्ष में क्या? निर्वात है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को बात की जाए तो आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? यहाँ पे विसरण के बजाय मेरे बच्चे यदि बात करें, चलो विसरण फैलना, विसरण कह लो, या मेरे बच्चे कह सकते हो प्रकीर्णन कह लो, या मेरे बच्चे कह सकते हो बिखराव। बिखराव, इसका कारण क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। वायुमंडल में प्रकाश के बिखराव का कारण क्या हो सकता है? यह प्रकाश क्यों फैलता है? तो मेरे बच्चे देखो भाई, हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं? आपकी यदि बात की जाए, धूल के कण हैं, और ये धूल के कण मेरे बच्चे देखो कई साइज के हैं। एक मान लो धूल का कण इतना बड़ा, दूसरा इतना छोटा, ये इतना छोटा, एक इतना छोटा, और ये भी हो सकता है कुछ धूल के कण ये बड़े साइज के होंगे। ये क्या होंगे? बड़े साइज के होंगे। ठीक है, तो अलग अलग यदि बात कर सकते आकार के धूल के कण। अब ये जो धूल के कण है मेरे बच्चे, इस पे क्या होती है? सिंपल सी बात है, जो लाइट पड़ती है, ये क्या करते हैं? जो भी लाइट जिधर से भी पड़ी, ये उधर उसको क्या करते हैं? इससे लाइट टकरा के ये उधर उधर इन्वायरमेंट में क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है ना? ऐसे तो धूल के कणों से क्या होती है? लाइट टकरा के इधर उधर वातावरण में क्या होती है? फैलती है। चले तो ये, चलिए फिर आइए अगला, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यदि बात की जाए किस रंग के, यदि बात की जाए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक जानते हो? किसी मीडियम का यदि अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा लाइट को अपनी तरफ मोड़ सकती है। तो मेरे बच्चे ये बताइए कि मेरे क्या इनमें से कौन सी लाइट है जिसका अपवर्तनांक यदि बात की जाए सबसे कम होगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, ये जान लो। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसका होता है। कैसे याद रखो वो भी बताता हूं, और सबसे कम इसका। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो मेरे बच्चे, आपने प्रिज्म का नाम सुना होगा, प्रिज्म सुने होंगे ना? ये खास तरह के कांच से बनता है। ये मेरे बच्चे प्रिज्म, आज अब नहीं भूलोगे। प्रिज्म पे यदि बात की जाए क्या डाली जाती है? प्रिज्म में यदि मान लीजिए कर सकते हैं क्या, श्वेत प्रकाश यदि डाला जाता है, तो प्रिज्म में सबसे ऊपर, तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए प्रिज्म में सबसे ऊपर कौन सी लाइट देखो, और सबसे नीचे एक लाइट मैं बनाता हूं, और सबसे नीचे लाइट एक ऐसे होती है। तो ठीक है ना?
तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया, लाल प्रकाश, रेड लाइट। और ये यदि बात कर सकते हो क्या, बैगनी। तो जो रंग प्रिज्म में सबसे मतलब ज्यादा मुड़ता है प्रिज्म के आधार की तरफ, उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। और जो रंग या कलर में ये कह सकते हैं क्या, प्रिज्म के ऊपर की तरफ ही रहेगा, मतलब प्रिज्म में ज्यादा मुड़ता नहीं है, वो मेरे बच्चे उसका अपवर्तनांक कम। तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी का सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चों को? तो 12 का ए। अरे वाह, ये देखो कितना शानदार ऑफर है भैया, दिल खुश करने वाला। तुम्हारी कह सकते हैं दिवाली की खुशियों को दोगुना तिगुना करने के लिए, या जो मेरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के, अलग अलग आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको खुशियों की सौगात देने के लिए दिवाली पे एग्जामपुर ला रहा है एक बेहतरीन क्या ऑफर। ये ऑफर तो देखो एकदम दिल खुश हो जाने वाला बेहतरीन ऑफर है। और ये ऑफर मेरे बच्चे क्या, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आपके एग्जामपुर के, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी चैनल्स के, सब पे यदि बात कर सकते हैं 75% का ऑफर मिलेगा। परंतु जो टीचिंग चैनल इसमें मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, उसमें एक कह सकते हैं बैच है, आधार बैच। ये सुपर टेट MCQ बैच है। सुपर टेट की जो तैयारी करते हैं उसके लिए MCQ बैच लॉन्च किया गया। वो भैया 151 का है, उस पे भैया 75 नहीं रहेगा। क्यों यार, 191 रुपया, 151 रुपया तो ऐसे ही है यार, ऊपर से 75 कर दोगे यार, बचेगा क्या मेरे भैया, हैं दोस्तों? तो भैया उस पे नहीं है। बाकी यदि बात कर सकते हैं इसके अलावा और जो टीचिंग एग्जाम्स के हो गया, या टेकपुर जो चैनल है, टेकपुर के टेक्निकल जितने कोर्सेस हैं, एग्जामपुर के कर सकते हैं, जो बाकी UPSI, यूपी लेखपाल कर सकते हैं, ये क्या नाम है, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, SSC GD कांस्टेबल, ये तमाम यदि बात कर सकते हैं, या अदर जो चैनल्स है, क्विज मास्टर हो गया मध्य प्रदेश, ये MP एग्जाम भाई एग्जामपुर चैनल, बिहार चैनल हो गया, इन पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बाकी अलग अलग चैनल्स पे, उन पे सभी पे 75% का ऑफर। तो मुझे लगता है इससे अच्छा बेहतरीन ऑफर या आपके लिए दिवाली का इससे बेहतरीन गिफ्ट हो नहीं सकता। अरे देना है ना दिवाली को गिफ्ट। अब मान लो घर में बहनें हैं, हाँ बहनें हैं, उन्हें कौन सा भैया ये दे दो, बहन को तुम देखो, बहन लो तुम ये क्या नाम है चॉकलेट खाओ, हैं ये चॉकलेट खाओ खुश हो जा। अरे क्या खुश होगे? भाई बहन छोटे, उन्हें एक ये क्या करते, ये कोर्स दे देते हैं, सिलेक्शन हो जाते तो याद रखते कि भैया या दीदी ने मतलब एक कोर्स हमें खरीद के दिया था, जिसकी वजह से आज हम पैरों पे खड़े। गिफ्ट ऐसे दिए जाते हैं जिससे मतलब पूरी जिंदगी बदल जाए। तुम देते हो क्षणिक वाला, ये लोग गोलगप्पे खाओ, ये चॉकलेट खाओ, ये कोई गिफ्ट है? कोई गिफ्ट नहीं। चांदी का सिक्का दे दिया, सोने का, उतने देर के लिए खुश, क्या मतलब है? ये दो ना, ये दो, सोने चांदी हीरे से भी बहुत ज्यादा, ये इसके प्राइस पे मत जाओ, इसका मूल्य उससे भी ज्यादा महंगा है। दुनिया में सबसे बड़ा कह सकते दान या कह सकते उपहार, ये ज्ञान होता है। ये दो, सिलेक्शन लेगा पूरी जिंदगी भर तुम्हें भगवान की तरह पूछेगा, ठीक है ना। तो भैया एग्जामपुर का हमेशा से नियति यही रही है, और यही वजह आज दिन दोगुनी रात चौगुनी एग्जामपुर प्रगति कर रहा है। क्यों? नियत सही है। नियत सही ना हो ना, तो आप लाख प्रयास कर लो, कभी आगे नहीं बढ़ते। हमारी नियत है देने की, ना कि लेने की। हाँ हम लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें आपसे, क्योंकि ये सिस्टम रन करानी है, लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगियां बदलनी है, तो इसमें आपका सहयोग जरूरी है। या समझ लीजिए आप जो हमें कुछ देते हैं, ये गुरु दक्षिणा ही समझ करके दे दीजिए, ठीक है ना। हमें नहीं चाहिए ज्यादा, हमें नहीं चाहिए ये शान बंगले या शान शौकत की जिंदगी। हमें देख कर सकते हैं अध्यापक बनने में ही, हम जैसे भी, हमें इसी पे फक्र होता है, और हमें फिर फक्र हो रहा है कि हम फिर दे रहे हैं समाज को कुछ। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बात की जाए, दिवाली जो गिफ्ट ऑफर है, ये 75% का ऑफर आपको लेने के लिए आपको एक कोड यूज करना कभी नहीं भूलना है मेरे बच्चे। वो कोड कौन सा यूज करना है? दिवाली 75 आपको कोड आपको यूज करना है। कब? सबसे पहले तो एक काम कीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बिना इसके कोई ऑफर, कोई कोर्स कुछ नहीं ले पाएंगे। तो पहले एग्जामपुर ऑफिशियल क्या कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद जाके जो भी कोर्स चाहिए पेड कोर्स में सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जब पेमेंट की बारी आई, तो मेरे दोस्त दिवाली 75 क्या कर लिए, कोड अप्लाई कर दिए, तुरंत जितना पैसा है उस कोर्स का जो भी प्राइस है 75% लेस हो जाएगा, और तुरंत प्रोसीड कीजिए, परचेज कर लीजिए, और फिर मस्ती से अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो परंतु ये एक चीज और देख लो, ये कह सकते हैं ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक है। 27 अक्टूबर के बाद सिर्फ पछताना है, ठीक है।
खुद भी कर दिए, औरों को भी प्रमोट कीजिए। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? मोटर कार कह लो चाहे बाइक हो, पीछे से कोई वाहन आ रहा है, इसको देखने के लिए भैया कौन सा कह सकते हैं इनमें से? मिरर या दर्पण? प्लेन मिरर से कह सकते हैं, कॉनकेव मिरर, समतलोत्तर दर्पण। एक मिनट मेरे बच्चे, यहां पे होगा प्लेन कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो ये कह सकते हैं प्लेन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा भैया, पीछे से जो भी वाहन आ रहा है उसके इमेज या प्रतिबिंब आपको छोटी दिखनी चाहिए, तभी आप देख पाओगे। इसके लिए इमेज या प्रतिबिंब को छोटा जो बनाता है मिरर और क्लियर बनाता है, वो कौन सा मिरर है मेरे बच्चे? उत्तल दर्पण का, ठीक है? और अवतल दर्पण का किसमें डेंटिस्ट यूज करते हैं? दंत चिकित्सक यूज करते हैं। और देखो आ ही गया क्वेश्चन में 40 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कह सकते हैं ये क्या? अवतलोत्तल दर्पण। इनमें से कौन से मिरर का उपयोग हम सेविंग करने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं? मेरे बच्चे बचपन से सुनते आ रहे, किसका? अवतल दर्पण। अब यदि बात की जाए दाढ़ी बनाने, क्यों? मैं तो कहता हूं मेकअप करने के लिए भी भैया क्या करो, तुम इसी मिरर का उपयोग करो। क्यों? मैं बताता हूं। ये जो मिरर है ना, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। तो भैया सेविंग करते हैं लोग, कहते अरे कोई बाल छूट तो नहीं गया? तो भैया बारीकी से चीजों को बड़ा करके देखने के लिए किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। और जो स्त्रियां हैं ये इसी मिरर का उपयोग मेकअप के लिए करती है। क्यों? अरे कहीं कुछ क्रीम पाउडर जो भी लगाया वो कहीं छूट तो नहीं गया? तो बारीकी से देखने के लिए वो भी जो मिरर जो मेकअप के लिए छोटा सा लेकर घूमती हैं, वो भी कौन सा? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना? जिससे क्लियर आपको दिख सके चीजें बेहतर तरीके से, ठीक है ना? तो ये उनको भी क्या करना चाहिए? यदि उत्तल यूज कर रही है तो कोई बात नहीं, उन्हें कॉनकेव यूज करना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज यही नहीं, डेंटिस्ट भी इस मिरर का यूज करता है। कैसे? मेरे बच्चे डेंटिस्ट के पास ऐसा करके कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? और यहाँ पे आगे कह सकते हैं क्या? कॉनकेव मिरर लगा होता है, जिससे वो क्या करता है? आपके दांतों को देख पाता है कि दांतों में सड़न कैसी है, क्या है, ठीक है? साथ में डेंटिस्ट ही क्यों, मेरे बच्चे यदि बात की जाए ईएनटी डॉक्टर, कौन से? मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो कौन से? ईएनटी मतलब कह सकते हैं ईयर, नोज, और कह सकते हैं थ्रोट, कान, नाक, और यदि बात की जाए गले के जो डॉक्टर ये भी यूज करते हैं। किस लिए? कि भैया मान ली कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या हमारे कह सकते हैं क्या? आपके नाक में, इसको देखने के लिए। अब देखो कई बार होता है कि गले में भी स्टोन बनते हैं, आपने सुना है? नेक या गले में भी स्टोन बनते हैं। इधर होती है टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या हो जाती है? कई बार टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, आप ध्यान नहीं देते, तो जो टॉन्सिल है उसमें क्या होते हैं? स्टोन बन जाते हैं। डॉक्टर बड़ी केयरफुली उसको निकालते हैं। तो टॉन्सिल सिर्फ स्टोन आपके किडनी में नहीं बनता है, गले में भी कई बार टॉन्सिल बन जाते हैं। इसका ध्यान रखा कीजिए, इससे दर्द होता है। वैसे तो कई बार निकल भी जाता है, पर कई बार डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अगला मेरे बच्चे, जो रेड ग्लास है, लाल कांच अधिक गर्म करने पे मेरे बच्चे कैसा दिखाई देगा? हरा, नीला, लाल, पीला? बताइए। जो लाल कांच है यदि बहुत गर्म करेंगे तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा? तो मेरे बच्चे जो लाल कांच है बहुत ज्यादा गर्म करने पे ये ग्रीन या कह सकते हैं क्या? हरा दिखाई देगा, ठीक है? चलिए अगला मेरे बच्चे यदि बात की जाए निकट दृष्टि दोष, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। निकट जो दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में बात की जाए तो कौन सा मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा कह सकते हैं लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, किसका? पहली बात तो ये जान लो भैया, निकट दृष्टि दोष में
यदि बात की जाए होता क्या है, तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए, ये आपकी यदि बात की जाए आई बॉल, ये नेत्र गोलक है, ये आपकी लेंस है, ठीक है। यहां से क्या होगी, जो रेज या किरण होगी, ये देख रहे हैं, ये जो रेज या किरण होगी मेरे बच्चे, ये यदि बात की जाए मेरे बच्चे क्या, रेटिना, तो किरण कहां हो जा रही है भैया, रेटिना से पहले ही क्या हो रही है, फोकस हो जा रही है। तो इसके लिए कौन सा लेंस, देखो तो ये जो लेंस यूज करेंगे, ये कौन सा, आपका कॉनकेव कॉनकेव लेंस का या उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। दूसरी चीज है निकट दृष्टि दोष में, निकट या नजदीक की चीजें तो दिखाई देती है, परंतु यदि बात की जाए दूर की नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए एक काम कर दीजिए भैया, थोड़ा सेशन को शेयर भी करते चलो लल्ला। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। दो आपके कह सकते हैं प्लेन मिरर जो है, ये क्या हो गया, मिरर इधर पॉलिश कर दी गई, दो आपके कह सकते हैं जो प्लेन मिरर है मेरे बच्चे एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे यदि जुड़े हुए हैं, तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस या कह सकते हैं कितने इमेज या प्रतिबिंब का जो भी कह सकते हैं निर्माण होगा। बताइए कितने इमेजेस या प्रतिबिंब का ऐसी स्थिति में फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीजें हो जाएंगे, प्रयास तो कीजिए। फार्मूला बताना पड़ेगा, नहीं फार्मूला बता दिया तब तो फिर आंसर आ ही जाएगा। और सेशन को जितने लोग हैं थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर करें फटाफट, मैं कुछ ना सुनूंगा। चलिए लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरे बच्चे इसके लिए क्या, नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू, फार्मूला लगा दो, कई लोगों ने लगा भी दिया देखो, और कई अभी मुंह ताक रहे हैं, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अब यहां पे बात की जाए थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है, कोण की वैल्यू 60, कुछ ना करो 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री माइनस 1, तो कितना हो गया 6 माइनस 1, कितना हो गया 5। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा ढूंढ के आइएगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। ये देखिए दो ये कह सकते हैं मिरर है, और ये जो मिरर है मेरे बच्चे यदि बात की जाए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये मिरर यदि बात की जाए एक दूसरे के क्या है, सिंपल सी बात है पैरेलल है, ठीक है। तो ये बताइए नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब यदि बात की जाए कितने इमेज या प्रतिबिंब यहाँ पे मेरे बच्चे बनेंगे जब दो मिरर एक दूसरे के समांतर होंगे। ये आपका होमवर्क थोड़ा ढूंढ के आएगा, फिर मैं बताऊंगा। अगला, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, या इंद्रधनुष की बात की जाए इनमें से कौन सी प्रकाश की घटना इंद्रधनुष या रेनबो फॉर्मेशन के लिए होता है। तो जब तक ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं मैं कुछ चीजें बता दूं। रेनबो फॉर्मेशन हमेशा क्या कर सकते हैं, क्या आफ्टर रेनफॉल, मतलब वर्षा होने के बाद बनता है, पहली चीज। दूसरी बात, कभी भी रेनबो या कह सकते हैं इंद्रधनुष जिधर आपका सूर्य है उसके जस्ट अपोजिट बनता है, जिधर सूर्य है उधर नहीं बनता। और यह भी हो सकता है एक से ज्यादा रेनबो फॉर्मेशन हो जाए, यह भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है हमेशा सन जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है, ये मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं रेनबो फॉर्मेशन, या कह सकते हैं क्या इंद्रधनुष के निर्माण के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको न मिले। ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
1.5 मीटर वाले लंबे व्यक्ति को अपना फुल इमेज या प्रतिबिंब जो भी मिरर में देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति है जिससे अपना क्या करना, इमेज या प्रतिबिंब देखना कि मैं कैसा दिखता हूं, ठीक है ना, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो उसे अपने पूरा मतलब बॉडी को देखने के लिए कितने हाइट का मिरर जो भी उसे चाहिए? बताइए मेरे बच्चे, कितनी हाइट का मिरर चाहिए? तो मेरे बच्चे देखो भैया, सिंपल सी बात है, ये मान लो भैया छगन राम है। ये कौन है? छगन राम है। ये इसके बाल है, खाता पीता नहीं है, बस बाल ही संवारता है। ये इसके बाल हो गए छगन राम के, ठीक है। बाल आज कंघी नहीं किया बेचारा, इसलिए बाल उसके आज क्या उलझे उलझे हो गए, छगन राम है। तो भैया छगन राम को अपनी हाइट का, मेरे यदि बात की जाए तो ऐड कर सकते हैं क्या, जो भी छगन राम की हाइट है, ठीक है ना, ये मान लीजिए छगन राम है, इस हाइट का यदि बात की जाए तो लगभग कितना, आधा का क्या होना चाहिए, उससे मिरर यूज यदि करेगा तो वो अपनी फुल इमेज देख सकता है, मतलब 0.75, ठीक है। चले, ठीक है। और देखो भैया, एक बार कई बच्चे लास्ट में देखते ही नहीं है, मतलब भूल जाते हैं और बाद में कहते हैं सर ऑफर नहीं बताए। तो मेरे बच्चे एक खास चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक यदि बात की जाए अपने मोबाइल में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया, मेरे बच्चे कह रहा हूँ, बार बार यदि कह रहा हूँ, तो मान जाइए सचमुच आपके लिए सचमुच कुछ उसमें खास है, तभी करता हूँ। तो भैया प्ले स्टोर पर जाइए, पहला स्टेप। दूसरा, प्ले स्टोर पर जाके एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप सर्च कीजिए, मिलने के बाद इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, लेट्स रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे पंजीकरण के लिए प्रोसीड कीजिए, और रजिस्ट्रेशन में क्या कीजिए, वो सारी डिटेल्स जो मांगे जाते हैं, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है, सारी चीजें क्या कर दिए, फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, इसके बाद यदि बात की जाए तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। इसमें खास क्या है, तो भैया देखो, स्टूडेंट के लिए सबसे खास होता है क्या, प्रिपरेशन के बाद यदि बात की जाए सबसे खास है कि भैया जॉब वैकेंसी आएंगी कब, क्योंकि भैया हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, जॉब वैकेंसी की भी तो पता चले। कई बार जॉब वैकेंसी का पता ही नहीं चला, निकल गई भाई साहब, लो बहुत दिक्कत। तो भैया जॉब अलर्ट सेक्शन है, जिसमें क्या होती है, जितने भी आपके कह सकते हैं जॉब मतलब आ रही है एग्जाम्स, उसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सीटें हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या क्या मतलब कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता तो क्या करना है, ठीक है ना, रिजल्ट्स कब आएगा, ठीक है, यदि कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, सारी चीजें यहाँ पे आपको A to Z मिलने में है ना, कितनी बेहतरीन चीज। दूसरी यदि बात की जाए, जो भी कोर्स आप परचेज करते हो, जितने भी डिस्काउंट में, हमें ये नहीं कि आप डिस्काउंट दे दिया तो चीजें कम कर दें, नहीं, जितने भी डिस्काउंट में लेते हो तो सारे कर सकते हैं जो कोर्सेज है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान कोर्स है। वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान कोर्स मतलब ये होता है कि इस कर सकते हैं जो कोर्स में मतलब कौन कौन से टीचर हैं, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और कौन सा सब्जेक्ट में यदि बात की जाए कौन सा टॉपिक कितने दिन में कंप्लीट, या ओवरऑल सब्जेक्ट वो कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितनी वैलिडिटी है, क्या है, सब कुछ इसमें रहता है कोर्स ज्वाइन करने के साथ। दूसरा, फ्री पीडीएफ, यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे जितने भी कर सकते हैं क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ तो मिलते ही है पेड कोर्स में। इसके अलावा आपके और भी पीडीएफ अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, अनलिमिटेड क्यूज, कई बच्चों को होता है सर कितना अच्छा होता है ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करे थोड़े और कर लेते, थोड़ा और कर लेते, और प्रैक्टिस कर लेते, कुछ और बेहतरीन कर लेते। तो भैया उस सपने को पूरा करने के लिए हमने कर दे रखा अनलिमिटेड क्यूज, आपको एसएस दे रखा, लगाओ सॉल्व करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता रहा हूँ। इसके बाद फ्री आपके प्रीवियस ईयर जो भी सॉल्व पेपर, अब भाई जो एग्जाम्स दे रहे हैं, हाँ, आपके पास टाइम ही नहीं मिला कि जाके जो भी सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का ले आए, तो भैया तब तक यहाँ देख लो,
यहाँ भी देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, जितने भी हैं सबके मिल जाएंगे यहाँ पे सॉल्व। इसके बाद बात कीजिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। तो मेरे बच्चे की बात कीजिए ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामपुर का बहुत खास होता है और इसमें कुछ बेहतरीन ही देता है, ठीक है ना। तो भैया जितने लोगों ने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाए कोई भैया स्कॉलरशिप टेस्ट हो और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप था ही नहीं, आपने कभी यदि था भी कभी खोला ही नहीं कि पता चले क्या चल रहा है। तो मेरे बच्चे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने से फायदा नहीं होगा, डेली उसको खोलिए, सर्च कीजिए कुछ नया तो नहीं आया, ठीक है ना। तो भैया ये काम कीजिए, दूसरों को भी बोलिए ये डाउनलोड कर लो यार, सब फ्री में है, यहाँ पे सब फ्री में मिल रहा है बच्चों को। तो भैया खुद भी डाउनलोड कीजिए, दूसरों को भी कराइए। और चलिए अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 20, दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब दूर की कोई चीज है उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है या उसको जानना है, तो इनमें से मेरे बच्चे किसका यूज करेंगे, किस ऑप्टिकल या प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसकी इंग्लिश होगी टेलीस्कोप। बताइए किसका उपयोग करेंगे। दूर है और देखना है, समझदार के लिए इशारा काफी है, तो मेरे बच्चे इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का, ठीक है। चलिए तड़ित चालक क्या होते हैं, आप सोचिए तब तक मैं कुछ बनाता हूं। तड़ित चालक यदि बात की जाए क्या होते हैं, सोचिए तब तक मैं बना के आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ये ऊपरी छोर है ऐसे, ठीक है ना। ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के कह सकते हैं ऊपरी ये जो भी छोर है। तो भैया यहां पे क्या की जाती है, सिंपल सी ऐसे रॉड या ऐसा कुछ लगा होता है, ठीक है ना, जिससे ये बनाए जाते हैं। तो देखिए बताइए इसका काम क्या होता है, बताता पहले आंसर तो बताइए। तड़ित चालक इनमें से किस मेटल या यदि बात की जाए धातु के बनाए जाते हैं। और तड़ित चालक का काम क्या है, तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए मैं बता देता हूं हिंट। तड़ित चालक में यदि बात की जाती है क्या करते हैं, जो भी बिजली गिरती है इसको क्या जमीन के अंदर क्या करते हैं, ये डिस्पोज करने का काम ये करते हैं। कौन, तड़ित चालक। कोई आंसर। तो मेरे बच्चे की बात की जाए लोहे के, एल्युमिनियम के, इस्पात के, किसके बनाए जाएंगे। अभी तक आंसर नहीं आया। तो मेरे बच्चे इनमें से बात की जाए सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन सा है, लोहा, एल्युमिनियम, इस्पात। तो मेरे बच्चे जनरली ये बनाए जाते हैं कि क्या तांबे और तांबे के एलॉय या मिश्र धातु के। क्यों, तो मेरे बच्चे देखो तांबा क्या होता है, ये कह सकते हैं ये धातु है, जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये धीरे धीरे तांबा ये भैया खत्म होने लगेगा। तो इसलिए क्या की जाती है भैया, ये किसके, एलॉय के बनाए जाते हैं, एलॉय के जो भी मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, सिंपल सी बात है ये तांबा आपका मतलब जो भी इसका क्षय ना हो,
क्योंकि क्षय होगा तो भैया क्या हो जाएगी, भैया फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, जो भी बिजली गिरती है उसको जमीन में ये निरावेशित कर देती, डिस्चार्ज कर देती। तो ये कॉपर और कॉपर के एलॉय के। अगला मेरे बच्चे, विद्युत बल्ब की यदि बात की जाए, जो फिलामेंट है मेरे बच्चे किस तत्व के बने होते हैं, तांबा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो विद्युत बल्ब के जो कर सकते हैं क्या, फिलामेंट। मेरे बच्चे यदि बात की जाए किसके आपके बनाए जाते हैं, तो भैया सभी ने आपने सुना होगा किसके आपके बनाए जाते हैं, टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल ये 3000 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के बाद जलता नहीं, इसलिए इसके बनाए जाते हैं, बाकी किसी और के नहीं। परंतु यदि बात की जाए वो जो कैमरा होता है, क्या कैमरा, कैमरा जानते हो ना, फोटो स्टिल फोटोग्राफी के लिए, इसकी यदि बात की जाए जो फिलामेंट होते हैं मेरे बच्चे, ये किसके बनते हैं, कभी याद किया है। कैमरे के जो फिलामेंट या तंतु यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे ये किसके बनते हैं, Mg, या इसे मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। किसके बनते हैं मेरे बच्चे, यदि बात कर सकते हैं मैग्नीशियम धातु के। क्यों मैग्नीशियम के बनते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के जब वायर या तार को आप जलाते हो तो सफेद चमकीली रोशनी उत्पन्न करता है, और सफेद जितनी सफेद चमकीली रोशनी उत्पन्न होगी फोटोग्राफी उतनी क्लियर आएगी, इसलिए इसका उपयोग करेंगे। चले, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा चालक है, देखिए थोड़ा। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो सकता है, सोना, चांदी, ताम्र, अभ्रक। तो ये मेरे बच्चे आप सभी के लिए क्या मैं होमवर्क दे रहा हूं, और दूसरी चीज है कल फिर मिलेगा बेहतरीन सेशन में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सेशन को क्या कर दिया, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं, प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। दूसरा सेशन अच्छा लगा या बुरा लगा जरूर बताया कीजिए। तो आज के सेशन को मेरे बच्चे यहीं पे हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम्म माइक बंद कर दो।